रखा है नाम, सब लोग बोल रहे कि आप धन्यवाद देना, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि बोलना क्या है, क्योंकि मैं नेता भी नहीं हूँ। मेरे को समझ में भी नहीं आता कि भाषण कैसा देते हैं। भाषण देना ये कला है, ये सबसे होता नहीं है। स्टेज पे आना और बालों में इतनी भाषाओं ने इतना अपना समय निकाल कर यहाँ पधारे, हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, तो मैं उनका धन्यवाद तो करना बनता है। तो मैं सभी भाषा और इस प्रोग्राम में जिसने जिसने सहकार्य किया है, जिसने जिसने शुरुआत से लेकर इन लोग जो थे त्रिमूर्ति, जिन्होंने इसका फाउंडेशन नींव रखा था, रिंका बहन, छगन सिंह और श्रवण सिंह, शुक्रिया। और पंजिका को भी हमारे कमेटी मेंबर है। बहुत सी कठिनाई आती, कभी भी आप नया काम का शुरुआत करते हो तो नए काम में कभी भी आपको लगता है कि बहुत इजी हो जाएगा, इजी कोई चीज़ होती नहीं। ऐसा थी फिर जय श्री, दुर्गा, संतू, ललिता बहन, इन लोगों ने टीम बनाई। इसको 2 महीने कार्यक्रम को करने के लिए दिन रात मेहनत की, एक दूसरे को फ़ोन किए, कार्यक्रम को सेट किया, एडजस्ट किया, कैसे करना है उसका एक ब्यौरा बनाया। उसके बाद इस तक पहुँचे कि एक इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम आपको थावला में देखने को मिला। थावला गांव में इतना ऑर्गेनाइज कार्यक्रम करना बहुत मुश्किल था। आप शहर में कर सकते हो, लेकिन गांव में करना बहुत तकलीफ होती है। गांव के तौर तरीके, गांव का सिस्टम, गांव का सोच समझ बहुत अलग अलग होता है। तो शहर में करते हो उसका एक अलग रहता है, और गांव में करते हो उसके लिए अलग तरीका रहता है। तो इसके लिए हम बनाते थे, तोड़ते थे, फिर जोड़ते थे, ऐसे बनते 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 ये कड़ी हार गया, कभी भी हार जाओ। तो इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप करो, मिलजुल के करो, सब अपने दिल से करो। सब एक है, सब अपना रधुआ परिवार है, सब अपने भाई है, सब एक ही कुटुंब है, सब एक ही परिवार है। तो इसके लिए इसमें किसी को एक दूसरे के प्रति ये वो ऐसा कुछ नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और लोग बोलते हैं लीडरशिप किसी को करनी नहीं है। हम लीडर बनने नहीं आए यहाँ। हमारे जब तक अंकिता जी आ रही है, मैं हमारी एक युवा महिला मंडल टीम है, बहन जयश्री, बहन दुर्गा, नीतू बैसा, ललिता बैसा, नेहल भाभीसा, संतो, माता मारी सुंदा माता, मारी सोदरा माता मुंडे बोल, मैं थार चरणे आयो मारी माँ। नी बोलो तो या डो खोल, नमता नमता आयो मारी माँ। चुन्नी लाल तो अरे बाबू लाल तो आया हमारी माँ, मीठा भजन सुनाया हमारी माँ। अरे मीठा भजन सुनाया हमारी माँ, आवो दर्शन देव हमारी माँ। वो तो या डो खोल, नमता नमता आया हमारी माँ। नहीं दे वो तो या डो खोल, नमता नमता आया हमारी माँ। हमारी सोदरा माँ। समाज गौरव श्रीमती अंकिता जी राजपुरोहित RAS, आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा के उच्च सोपान पर होते हुए भी आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर हमारे बीच में पधार कर हमारा मान बढ़ाया। इसके लिए रुद्रवा थावला परिवार आपका आभार
परिचय नीतू भुआसा देगी। थैंक यू खुशी। तो आइए अब मैं करती हूँ अंकिता जी का परिचय। अंकिता जी राजपुरोहित, पुत्री आशा कुंवर, वाइफ ऑफ नारायण सिंह जी बारवा, पत्नी हिमांशु जी, गांव साथू और सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर है। आपको विद्यावाड़ी में मेधावी विद्यार्थी के रूप में स्कूल व कॉलेज में सम्मानित किया गया है। आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गंभीर थे। आपने एमए, बीएड, नेट, स्लेट किया हुआ है। 2012 में कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में अधिकारी के पद पर रहे, लेकिन आपने निरंतर पढ़ाई करते हुआ अभी आप सिरोही में पोस्टेड है। आपको 2020 में शानदार कार्य करने पर जिला कलेक्टर द्वारा 26 जनवरी को सम्मानित किया गया। आपको महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में सिरोही जिले में बेहतर कार्य करने पर राजस्थान जी न्यूज द्वारा भी सम्मानित किया गया। थावला परिवार आपका सम्मान करना चाहता है। सम्मान जिसके पास जाकर खुद सम्मानित महसूस करता है, ऐसे राजपुरोहित समाज की गौरव का सम्मान कर हम सभी खुद को सम्मान अनुभव कर रहे हैं। मैं संतू और रंजू को निवेदन करती हूँ कि सम्मान सहित अंकिता जी को मंच पर ले आए। मंच पर उपस्थित थावला गांव की सरपंच महोदया श्रीमती उर्मिला कवतिनी जी राजपुरोहित, जो शॉल ओढ़ाकर अंकिता जी का स्वागत समारोह हो रहा है, स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। ललिता भाई साहब मंच पे पधारे। ललिता भाई साहब। माता मारी सुंदा माता मारी सोदरा माता मुंडे बोले थर चरणे आयो मारी माँ नी बोलो तो या डोकोल नमता नमता आयो मारी माँ। कहते हैं ना, स्नेह जो है खींच लाता है। किसी का स्नेह हो और स्नेह से कोई पुकार ले, किसी को आदेशित कर ले, तो रुका नहीं जा सकता। आज का बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहा था। हमारे विभाग के सेक्रेटरी सिरोही पधारे हुए थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं आ नहीं पाऊंगी, लेकिन नेहल दीदी का इतना मतलब स्नेह रहा कि पूरे एग्जॉस्ट हो गए थे, टायर्ड हो गए थे, लेकिन उनके आदेश को टाल नहीं सके। तो आप सभी का यहाँ जो स्नेह दिखा, उससे पूरी की पूरी थकान ही दूर हो गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद सच में। आज पहली बार ऐसे कार्यक्रम में आने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ कि वास्तव में बहन बेटी सम्मेलन आयोजित कर हमारा समाज क्या शिक्षा देना चाह रहा है। इनफैक्ट हमारे गाँव की कई बेटियां बहुत दूर दूर शादी के बाद चली जाती हैं, मुलाकात एक साथ हो नहीं पाती। तो संभवतः इस प्रकार के आयोजन से एक पुनः स्नेह मिलन टाइप से जो है वो हो जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय हमारे गाँवों में जो एक पहल एक उठी है इस प्रकार के सम्मेलनों की, तो बहुत ही अच्छा है। तो उस सम्मेलन में आप ही के बीच में से जो उठी हूँ, आज आप सभी के आशीर्वाद से यहाँ पहुँची हूँ। तो आप सबसे सिर्फ बातचीत करने आई हूँ, कुछ कहने आई हूँ। जो एक चाह है, एक इच्छा है अपने समाज को लेकर। पहली बात तो हम राजपुरोहित हैं, इस बात को लेकर गर्व है।
बात को लेकर एक अभिमान है, मान है कि मेरे नाम के पीछे राज पुरोहित लगता है। जस्ट ऐसा ही बताना चाहेंगे कि कईयों बार मैं जब मेरी जो स्टडी हुई पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से करा, वहाँ पहुँचने पर कईयों ने मुझे ये बोला कि आपकी सोसाइटी में भी बच्चियों को पढ़ाते हैं क्या? और सच में मैं जयपुर में जब तक रही मुझे कोई मेरी समाज की बहन नहीं मिल पाई, ना राजस्थान यूनिवर्सिटी में और न ही मुझे मेरी कोचिंग वगैरह में। तो एक कसक रहती थी कि क्यों नहीं पढ़ पाती मेरी बहनें, क्यों पीछे रह जाती है। आज एक सामान्य बात कहें, आप अगर लगता है कि शिक्षा का कोई महत्व नहीं, तो एक बात कहना चाहेंगे, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, लेडी डॉक्टर को देखते हैं, अच्छा लगता है। हम किसी आईएएस को, आरएएस को, कोई कलेक्टर को देखते हैं महिला के रूप में, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। क्या उस रूप में हम अपनी बेटी को, अपनी बहू की कल्पना नहीं कर सकते? आज आपने यहाँ मुझे बुलाया, इतना सम्मान दिया, मैं भी किसी की बेटी हूँ और मैं भी किसी की बहू हूँ। आज मेरे पेरेंट्स ने, मेरे मम्मी ने, मेरे पापा ने ये सोचा होता कि क्या करें इस पे इन्वेस्ट करके, शादी तो करनी ही है, दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करें बजाय कि इसको पढ़ाने के, तो आज मैं यहाँ नहीं होती। या फिर मेरे ससुराल वालों ने, मेरे सास ने, मेरी ससुर जी ने ये सोचा होता कि पढ़ लिख तो ली, नौकरी पाली, कोई बात नहीं, अब घर बैठो, नहीं ज़रूरत है बाहर कमाने जाने की, तो क्या मैं यहाँ पर होती? आप सबसे पूछना चाह रही हूँ, नहीं होती। तो पढ़ाने में मेरे पेरेंट्स का सहयोग रहा, तो जीवन में आगे बढ़ाने में मेरे इन लॉज का, मेरे ससुराल वालों का सहयोग रहा, उनका आशीर्वाद रहा। इसी वजह से आज यहाँ तक पहुँच पाई। एक आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अदरवाइज हो सकता है उन्होंने मुझे रोका होता तो मैं भी नहीं पढ़ पाती, मैं भी कुछ नहीं कर पाती। तो हम अगर किसी अंकिता का सम्मान कर सकते हैं, तो क्यों ना हम अपने उस अंकिता के अंदर ही अपनी बेटी और बहू को नहीं देख सकते? हम क्यों नहीं चाह सकते कि आने वाले समय में मेरी बेटी भी इसी मंच पर खड़ी होकर अपना उद्बोधन दे, मेरा थावला जो गांव है वो उस पहचान से जाना जाए कि अरे थावला गांव की वो बेटी या वो बहू है ना, वो इस पोस्ट पर है। तो ये पहचान हमें बनानी है, तभी इस प्रकार के सम्मेलनों को बुलाने का, इस प्रकार के आयोजन करने का हमारा उद्देश्य जो है वो बहुत अच्छा सफल हो पाएगा। जब हम एक संकल्प लेकर जाएं कि बदलाव करके रहेंगे। बदलाव किसी प्रकार की क्रांति की आवश्यकता नहीं है, हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ ज़रूरत है कुछ चेंजेस करने की। वो बदलाव अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, कुछ अपना अपग्रेडेशन चाहते हैं, वो तभी संभव है जब हम शिक्षा को महत्व देंगे। शिक्षा केवल बेटी लड़की के लिए बात नहीं कर रही हूँ, बॉय एंड गर्ल सभी के लिए ज़रूरी है कि वो पढ़ाई करें, उच्च पद को प्राप्त करें। अगर मेरा परिवार गरीब है, इतना सक्षम नहीं है, तो मैं अगर लड़का बॉय है चाहे कि उसमें कुछ बदलाव करना है, उसको उत्थान करना है, तो वो शिक्षा के माध्यम से पढ़ सकता है। अगर लड़की ये चाहे कि मैं मेरे परिवार की पहचान खुद बनाऊंगी, या बच्चा ये चाहे कि मेरे परिवार की पहचान मैं खुद बनाऊंगा, तो ऐसे प्रयासों में शिक्षा एक माध्यम हो सकती है। इस बात से सब अग्री करते हैं कि शिक्षा, पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जिससे हम कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो पढ़ाई के लिए हमें क्या करना होगा? पढ़ाना होगा। किसको? अपने घर के बच्चों को, चाहे वो बॉय हो, लड़का हो, चाहे लड़की हो, दोनों को हमें पढ़ाना है। एक संकल्प और लेकर यहाँ से जाना है कि मेरे परिवार की जो बेटी है, मेरे परिवार की जो बेटी है, उसका विवाह मैं तभी करूं जब वो स्वावलंबी बने, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने।
नौकरी करने को उसको अवसर मिले, अगर वो करना चाहती है, पढ़ना चाहती है, तो मैं मेरी तरफ से पूरा अवसर दूँ। नौकरी पर अगर वो चढ़ जाए तो उसका उस समय शादी करे। हो सकता है कि किसी बच्ची की पढ़ाई दिमाग में नहीं बैठ पाती, नहीं पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो एटलीस्ट उसे किसी कला में निपुण करे, कोई कौशल सिखाए, ताकि वो भविष्य में यदि उसको किसी प्रकार की आवश्यकता रहे तो कम से कम वो खुद अपना आर्थिक रूप से उपार्जन कर सके। एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहेंगे मेरी बहनों से, क्या आर्थिक रूप से अगर हम स्वावलंबी बनते हैं तो निर्णयात्मक क्षमता हम ला पाते हैं या नहीं ला पाते? मतलब अगर थोड़ा सा हम खुद अपने पैरों पर खड़े हैं, आर्थिक रूप से स्वावलंबी हैं, तो परिवार में निर्णयात्मक भूमिका में भी कहीं न कहीं हमारी बहनों की भूमिका हो पाए। तो इस बात को देखते हुए भी आवश्यक है कि बेटियों को सशक्त बनाना है, उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के पश्चात ही हमें उनको दूसरे घर क्या करना है, विदा करना है। तो ये भी हम जरूर से इस बात को लेकर सोचें। तीसरी बात, हमारा समाज बहुत प्यारा है, हमारा समाज बहुत आगे की सोच लेकर चल रहा है। हमारे समाज के जो युवा कर्णधार हैं, युवा जो प्रशासनिक अधिकारी पोस्ट पर पहुंच चुके हैं, वो उन बच्चों को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं जो किसी कारण से पीछे छूट गए हैं, और हमें भी वही करना है। मतलब मेरा परिवार समाज कभी बर्थडे के नाम पर, कभी वैवाहिक वर्षगांठ के नाम पर हम भी अपना कंट्रीब्यूशन उस योजना के अंतर्गत देकर समाज की इस स्कीम्स में, समाज के इस प्रयासों को अपना एक संबल प्रदान कर सकते हैं। कहते हैं ना कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। तो वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारा समाज बहुत आगे बढ़े, हमारे भैया बहनें सब बहुत आगे बढ़े। उसके लिए बस आप सभी का एक संबल, एक सहारा, एक ब्लेसिंग्स, एक आशीर्वाद, उसकी आवश्यकता है। तो देंगे ना आप सब? बिल्कुल। तो वो कंट्रीब्यूशन इस प्रकार से तो देना ही आप प्रयास करें। 11,000 राशि देकर के आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने घर पे जो बच्चे हैं, जो भाई बहनें हैं, उनको भी इस योजना से लाभान्वित करवाएं। अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो हॉस्टल फैसिलिटीज़, अपनी लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ आदि का उपयोग करवाएं। तो शिक्षा ही माध्यम है जिससे हम किसी प्रकार का बदलाव, चेंजेस ला सकते हैं। दूसरी बात, जो हर जगह बोलते हैं और यहाँ भी बोले बिना रह नहीं पाएंगे, जो यहाँ पे चूँकि गर्ल्स बैठी हैं, मेरा थोड़ा सा झुकाव जो है, माफ़ कीजिएगा सभी भाइयों से क्षमा पहले ही मांग लेते हैं कि बहनों की तरफ थोड़ा झुकाव ज़्यादा हो जाता है। जहाँ मुझे बहनें दिख जाती है, इसीलिए कमर्शियल टैक्स को छोड़ करके महिला अधिकारिता विभाग चुना था कि यहाँ पे महिलाओं के लिए काम कर रही है। तो बहनों से सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, देखिए आज नाम है मेरा मेरे पेरेंट्स के वजह से कि कौन अंकिता, कि नारायण सिंह जी और आशा जी की बेटी। आने वाले समय पर क्या करना है, पापा जब जाएं मार्केट में, मम्मी जब जाएं मार्केट में, तो उन्हें कह रहे हैं अंकिता के पापा मम्मी जा रहे हैं। तो एक प्रण हमें लेना है कि कभी उनका सिर झुकने नहीं देंगे, कभी अपनी वजह से कोई उन्हें कुछ कह नहीं पाएगा, और ऐसी पहचान कायम करेंगे कि सभी अच्छे कामों के लिए मेरे पेरेंट्स को तरफ जब भी देखें तो मेरे नाम से पहचाने कि कौन है, कि उसके पापा मम्मी जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पहला संकल्प लेना है। दूसरा, जिंदगी का सबसे, सॉरी ये ब्लाइंड कई बार जगह बोल चुके हैं लेकिन फिर से रिपीट करेंगे कि द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज टू सी आवर पेरेंट्स हैप्पी। ये भैया लोगों के लिए भी है और बहनों के लिए भी है, क्योंकि ये मेरी टैगलाइन थी जो मैं पढ़ते समय अपने टेबल पर रखती थी जब कभी भी कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता था, उसको देखती थी कि द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज टू सी आवर पेरेंट्स हैप्पी एंड द नेक्स्ट वन इज टू नो दैट यू आर द रीजन बिहाइंड दैट स्माइल। इस संसार का सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब मेरे माता पिता क्या हो, खुश रहें। इस संसार का सबसे खूबसूरत पल वो रहता है
जब मेरे पेरेंट्स खुश रहें, और उससे भी खूबसूरत पल वो रहता है जब वो मेरे कारण खुश रहें, उनके चेहरे की हंसी का कारण मैं बनूं। तो ये भैया लोगों के लिए भी था और बहनों के लिए भी था कि हम ये भी प्रण करके जाएंगे कि पेरेंट्स की पहचान खुद बनेंगे और उनकी खुशी का, उनके चेहरे की खुशी का कारण भी खुद बनेंगे। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे। और थावला हमारे गांव की सभी बहनों ने, सभी पूरी हमारी समाज बंधुओं ने जो इतना स्नेह दिया, सच में बहुत ही राजपुरोहित समाज की इस बेटी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। समस्त राजपुरोहित रुद्वा परिवार थावला की ओर से ये जो सखी सम्मेलन समारोह आयोजित किया गया, ये जो भव्य सखी समारोह आज ये अंतिम चरण है और सब कुछ एकदम अच्छे से हो रहा है और आप पधारे इसके लिए भी धन्यवाद। और इसी के साथ आज हमारे बीच समाज का गौरव, नारी शक्ति की आइकॉन श्रीमती अंकिता जी राजपुरोहित RAS, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इतने बड़े अधिकारी पद पर होते हुए भी हमारे निमंत्रण पर यहाँ पधारे और आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। इसके लिए थावला परिवार आपका आभारी है। इनका शिक्षा साथी योजना में भी अहम योगदान है। समाज की बेटियों को हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। राजपुरोहित, आज आपने राजस्थान की धरती की एक और वीरांगना की कहानी सुनाने जा रही है। वीरांगना का नाम है हाड़ी रानी। बात है 1657 थी 1680 के बीच में। उस समय भारत में राजस्थान के मेवाड़ राज्य पर महाराणा राज सिंह का शासन था। महाराणा राज सिंह के सलुंबर के सामंत रावत रतन सिंह चुंडावत के रिश्ते थे हाड़ी रानी से। हाड़ी रानी उनकी पत्नी थी। मैं हाड़ी रानी की ही बात कर रही हूँ, जो बूंदी के हाड़ा चौहान शासक संग्राम सिंह की पुत्री थी। हाड़ी रानी का विवाह मेवाड़ के सलुंबर के सामंत रावत रतन सिंह चुंडावत से हुआ था। उनके विवाह को अभी एक हफ्ता ही हुआ था कि संग्राम सिंह के पास उनके मित्र का संदेश आया, जो महाराणा राज सिंह की तरफ से था। महाराणा राज सिंह ने संदेश में लिखा था कि मुगल औरंगजेब ने पूरे भारत में ये ऐलान किया है कि या फिर तुम सभी हिंदू मुसलमान बन जाओ या फिर हिंदू होने का कर दो, यानी कि टैक्स दो। औरंगजेब ने जो ये ऐलान किया था, उसके विरुद्ध में भारत के कई राजा आए थे, जैसे दक्षिण से छत्रपति शिवाजी महाराज, मेवाड़ से महाराणा राज सिंह और उत्तर भारत यानी कि उत्तर भारत के पंजाब से गुरु गोविंद सिंह और चंदेल के राजा संग्राम सिंह। इन सब का साथ था इस मुहिम के विरुद्ध। इसी मुहिम के रहते संग्राम सिंह ने, मेरा मतलब औरंगजेब ने एक बहुत बड़ी सेना भेजी थी मेवाड़ की ओर, मेवाड़ के राजा महाराणा राज सिंह पर आक्रमण करने के लिए। महाराणा राज सिंह ने सलुंबर के अपने सामंत रावत रतन सिंह को यही संदेशा भेजा कि बहुत बड़ी सेना आ रही है मेवाड़ की ओर औरंगजेब की, हमें लड़ना है, तुम आ जाओ। संग्राम सिंह, मेरा मतलब है कि चुंडावत जी तो विधि में पड़ गए। वो सोचने लगे कि उनके विवाह को तो अभी एक हफ्ता ही हुआ है, वो कैसे अपने पत्नी को छोड़कर युद्ध की ओर जा सके, और अपने पत्नी को बताए कैसे कि अभी तो उनके हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी है और उन्हें युद्ध पर जाना पड़ेगा। अपने आप को संभालते हुए चुंडावत जी हाड़ी रानी के पास गए। हाड़ी रानी सहल कंवर, जब उनको ये मालूम पड़ा कि उनके पति चुंडावत जी को युद्ध के लिए जाना है, तो उन्हें भी बहुत दुख पड़ा, लेकिन मातृभूमि का कर्ज तो उतारना ही था। राजपूत का धर्म है धर्म की रक्षा करना। सहल कंवर हाड़ी रानी ने अपने आप को संभाला और अपने पति का विजय तिलक कर कहा, अब जाइए, मैं आपकी राह देखूंगी, जाइए और जीत कर आइए। बड़े भारी मन से चुंडावत जी
रणभूमि की ओर बढ़े, लेकिन उनका मन उनकी पत्नी हाड़ी रानी में ही था। वो हर रोज बार बार अपनी पत्नी को खत भेजते थे, जिसमें वो लिखते थे कि मैं जल्दी वापस आऊँगा, तुम शांति रखना, तुम मेरा इंतजार करना। हाड़ी रानी ये समझ गई थी कि उनके पति का मन उनमें है। अगर उनके पति ऐसे ही उनके मन में मोह रहे, उन पत्नी मुँह में पड़े रहे, तो वो कैसे मातृभूमि की रक्षा कर पाएंगे। जब आखिरी बार चुंडावत जी ने अपनी पत्नी को खत भेजा, उस पत्र में लिखा था कि अपनी कोई निशानी दो मुझे रानी, जिसे मैं अपने पास रख सकूं। बस रानी अच्छे से समझ गई कि राजा पूरी तरह मेरे मोह में है। अगर चुंडावत जी ऐसे ही मेरे मोह में रहे तो वो लड़ नहीं पाएंगे। उन्होंने अपने एक सैनिक को बुलाया और उन्हें एक पत्र दिया। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि राजा जी, मैं आपको आपके इस पत्नी मोह के बंधन से आज़ाद करती हूँ, आप जाइए लड़िए और मैं स्वर्ग में आपकी बाट जोड़ूंगी। ये कहकर वो उस पत्र को उस सैनिक को देती है और उस सैनिक से कहती है कि मैं तुम्हें अपनी एक निशानी दूंगी, जिसे तुम एक सुंदर सी थाल में सुहाग की चुनरी से सजाना, और ध्यान रखना कि उस निशानी को चुंडावत जी के अलावा कोई और ना देखे। बस इतना कहकर हाड़ी रानी ने अपनी तलवार निकाली और उस तलवार से अपना सर काट दिया। उस कटे सर को वो सैनिक बड़े भारी मन से ले गया चुंडावत जी के पास। जब चुंडावत जी के सामने वो चुनरी खुली जिसके अंदर हाड़ी रानी का मस्तक था, तो ये देखकर चुंडावत जी आत्मग्लानि से भर गए। उन्हें लगा कि उनकी वजह से उनकी पत्नी ने अपने प्राण दे दिए। पत्र पढ़कर वो भी रोने लगे और कहने लगे, मेरा इंतजार करना मेरी रानी, मैं आ रहा हूँ। और बस इतना कहकर उनके अंदर ऐसा जोश भरा कि उन्होंने ऐसा पराक्रम दिखाया रणभूमि में कि दुश्मन की सेना भाग खड़ी हुई। वो अपने प्राण बचाकर भागने लगे। जब युद्ध खत्म हुआ तो चुंडावत जी ने अपने पत्नी का मस्तक अपने हाथ में लेकर अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि उनमें जीने की आशा नहीं थी। और प्राण त्यागते हुए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ प्रिय, स्वर्ग में। तो ये थी कहानी हाड़ी रानी की, जिसने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी प्राण दे दिए। वो चाहती तो वो कह सकती थी अपने पति से कि कोई नहीं, अब युद्ध मत लड़िए, हमारे विवाह को तो अभी कुछ ही समय हुआ है, हमें तो आगे बहुत कुछ करना है, हमें तो आगे जिंदगी जीनी है। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया अपनी मातृभूमि के लिए। हाड़ी रानी के इस बलिदान को ही उस युद्ध का श्रेय माना जाता है कि उस युद्ध में मेवाड़ की जो जीत हुई, उसका पूरा श्रेय हाड़ी रानी के इस बलिदान को जाता है। तो ये थी कहानी हाड़ी रानी की। और हाड़ी रानी की तरह ऐसी कई वीरांगना है जिनकी कहानी हमने नहीं सुनी, पर हो सकता है कि यहाँ जो उपस्थित नारी शक्ति है उनमें से कोई ऐसे उठे जो हाड़ी रानी जैसी और भी कई रानियों की गाथा हमारे और इसी तरह प्रस्तुत करे, या कोई लेखक बने जो ऐसी गाथाओं को फिर से हमारे सामने लाकर रखे। हाड़ी रानी की तरह भारत के दक्षिण में यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज को हम मराठा साम्राज्य के लिए याद रखते हैं, परंतु मराठा साम्राज्य की एक और रानी थी जिन्होंने वजह से मराठा साम्राज्य आबाद रहा, और वो थी महारानी ताराबाई। महारानी ताराबाई छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे बेटे राजा राम महाराज की पुत्री थी। ऐसी कई वीरांगनाएं हैं जो जिनकी गाथा हमने सुनी है, और आज भी ऐसे कई वीरांगनाएं हैं जो भारत की सरहद पर हमारी रक्षा कर रही है। तो अगर ताली बजानी है तो उन वीरांगनाओं के लिए बजाइए जो आज भी भारत की सरहद पर है, और उन वीरों के लिए भी जो वहाँ खून की होली खेल रहे हैं, तभी हम यहाँ खुशियों की होली मना रहे हैं। मैं जानती हूँ ये पगड़ी और ये तलवार का बहुत महत्व है। ऐश्वर्या गोपाल सिंह राजपुरोहित है और आज इस अवसर पर मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। हाँ, मैं एक नारी हूँ। हाँ, मैं एक लड़की हूँ। हाँ, मैं एक नारी हूँ। हाँ, मैं एक औरत हूँ। मेरा होना मेरा गर्व है, मेरा अस्तित्व ही मेरा घर है। लेकिन ये समाज, इन समाज की संकीर्ण मानसिकताएं और इसी मानसिकता के शिकार यहाँ के लोग। कई सवाल जो आप करते हैं मेरे लड़की होने पर, कि कई सवाल जो आप करते हैं मेरे लड़की होने पर, इसीलिए आज कुछ सवाल और जवाब मेरी तरफ से, कुछ सवाल और जवाब मेरी तरफ से। क्या इस समाज को आवाज़ सुनाई नहीं देती उस छोटी सी मासूम सी बच्ची
माता पिता का नाम रोशन करना है। क्या इस समाज को उस लड़की की चीखें नजर नहीं आती जो अपने आप को इस दिन के उजाले में भी सुरक्षित महसूस नहीं करती? क्या इस समाज को उस लड़की की पीड़ा नजर नहीं आती जिसके सिर्फ ना कहने पर उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया जाता है? क्या इस समाज को उस लड़की की पीड़ा नजर नहीं आती जिसको न्याय के कटघरे में सिर्फ और सिर्फ अफसोस का फल मिलता है? क्या इस समाज को उस लड़की की आवाज़ें नजर नहीं आती जिसके साथ हर रोज बलात्कार जैसा गुनाह होता है? यह समाज कई सवाल जवाब करता है मेरे लिए क्योंकि समाज की पुरानी आदत है ये बताने की कि तुम लड़की हो, तुम औरत हो, तुम महिला हो। यू आर अ गर्ल, यू आर अ वुमेन एंड आई एम द विक्टर। आज सवाल ये नहीं है कि कौन मुझे बताने जा रहा है, क्योंकि आज सवाल तो अब ये है कि कौन मुझे रोकने जा रहा है। और इसी के जवाब में मैं कहना चाहूँगी हाँ शायद कमज़ोर थी मैं लेकिन अब ना रहूँगी। हाँ शायद कमज़ोर थी मैं लेकिन अब ना रहूँगी। अपनी आवाज़ के साथ हक के लिए उन सब से लड़ूंगी। ना रहना धोखे में कि मैं कोमलता वाली नारी हूँ। याद रखना अब मैं कठोरता की सवारी हूँ। मैं कल थी, मैं आज हूँ और मैं कल भी रहूंगी। अपने वर्चस्व की पहचान बन आकार बनूंगी। I do not want to fit into the class sleeper that someone had made for me by this patriarchal society. I want to break it by the term the glassy. जब एक नारी के आत्मसम्मान, उसकी पवित्रता, पिताजी, जी साहब, बड़ी मम्मी, काकू साहब, काकी साहब, भाई साहब, भाभी साहब, बुआ साहब, बहनें, हम सब ने सम्मेलन में पधारकर इस सम्मेलन को 4 लगा दिए। आज इस बहन बेटी सम्मेलन पर आप सबको देखकर ऐसा लग रहा है कि अक्सर आए धरती पर पधारी है। आज के हमारे मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन की भाई साहब, भाभी साहब और बहनों को जिन्होंने सम्मेलन के बारे में सोचा। आज हर
स्वागत सुंदरी धनिया ने रजुआ परिवार मनाता तथा लिखे आज ये विशाल माता बहनों के लिए भजन जागरण जगाओ आप और कुलदेवी मतबली चीज है कुलदेवी ने मनानी बहुत ही जरूरी है और माता जी को विभिन्न प्रकार बुलावो और के माता जी आगे हाजिरी हम देनी है जतरी बहन बेटी आगे हाजिरी दीजिए माता जी कुलदेवी अपनी ये भजनों पर नासिया तक ने घोड़ा ने धूपे आकाशी तो जागरण में तो के ये शिवरू माता शारदा जी ये थोड़े राड़े लागरे पाय माता समना ये शिव देवी शिव
ये माता जी हुई सिंह पे असी बात